नमस्कार, स्वदेश खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महंगाई की खबर के साथ। नवंबर के सीपीआई के आंकड़ों में महंगाई दर में बेहद मामूली बढ़त देखी गई है। हालांकि कोर महंगाई दर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। महंगाई दर के इन आंकड़ों पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ हैं ईटी नाउ की कंसल्टिंग एडिटर मैथिली भुसनूर-मत। मैथिली जी, अगर बात की जाए इस आंकड़ों की, ये आंकड़े क्या कहते हैं? एक महीने के आंकड़े से हम कुछ खास नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये तो हम जरूर कह सकते हैं कि अभी तक ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये 5th मंथ कंसेक्यूटिव मंथ है जहां पे ये सीपीआई जो इन्फ्लेशन का नंबर है, आरबीआई के टारगेट रेंज 2 और 6% के बीच में आया है। लेकिन हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण ये है कि पिछले साल इस महीने नवंबर 2020 में इन्फ्लेशन का जो नंबर था वो था 6.93%। तो इसके वेरी हाई बेस के नतीजे इस साल का जो इन्फ्लेशन है वो थोड़ा कम लगता है। आगे जाते हम कह नहीं सकते क्योंकि दिसंबर जनवरी के आगे पिछले साल से इन्फ्लेशन का जो नंबर था काफी कम हो गया था। इस वजह से हमको जनवरी फरवरी में काफी हाई इन्फ्लेशन मिलेगा। इसलिए आरबीआई ने भी 4th क्वार्टर इस फिस्कल का बोला इन्फ्लेशन 5.8% है। और हमको ये भी याद रखना चाहिए कि यूएस जैसे एक देश में नवंबर का इन्फ्लेशन था 6.8%। 40 सालों में इतना हाई नंबर नहीं था। तो जब पूरी संसार खासकर यूएस में भी इतना हाई इन्फ्लेशन चल रहा है, हम ये नहीं सोच सकते कि भारत में इन्फ्लेशन नहीं, महंगाई नहीं बढ़ेगी। तो आगे जाने दिन में हमको महंगाई बढ़ता ही दिखेगा और इसको हमेशा रिजर्व बैंक को अपने ख्याल रखना चाहिए। जो अभी तक उन्होंने एमपीसी मीटिंग में जो किया था, उन्होंने बोला कि इन्फ्लेशन के बारे में कुछ खास घबराने की जरूरत नहीं है, ग्रोथ पे भी हमें फोकस रखना चाहिए। लेकिन इस बार इन्फ्लेशन नंबर्स के बावजूद हमको ये याद रखना चाहिए कि पूरे विश्व में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो भारत में भी बढ़ेगा ही। बहुत शुक्रिया मैथिली जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है और इसका असर भारत में भी देखने को मिलेगा और आंकड़ों में ये बात सामने भी आ रही है और आरबीआई इस पर नजर बनाए हुए है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक्ट्रेस करीना कपूर और अमृता अरोड़ा कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। बीएमसी ने इन दोनों के कांटेक्ट में आए लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट कराने को कहा है। इस खबर पर पूरी डिटेल्स दे रही हैं हमारी सहयोगी शिवानी मिश्रा। शिवानी, दो बड़ी एक्ट्रेसेस कोविड पॉजिटिव पाई गई हैं और ये भी खबरें आ रही थी कि पिछले कुछ दिनों में इन दोनों ने काफी पार्टियां भी की थी। तो क्या कुछ इस पर अपडेट है? क्या कुछ किस तरह से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रही है? जी बिल्कुल, सबसे पहले यहाँ बीएमसी द्वारा भी यही बात सामने आई है कि दोनों ने कोविड प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन किया, जहाँ पर पार्टीज में शामिल हुए, गेट टुगेदर इन लोगों का हुआ, जहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि दोनों काफी करीबी दोस्त हैं, एक साथ ही पार्टीज में जाती आती हैं, पार्टीज करती रहती हैं। और इसी बीच में दोनों एक साथ कोविड पॉजिटिव पाई गई है, जिसके बाद दोनों ही होम क्वारंटीन में है, क्योंकि दोनों फिलहाल एसिम्प्टोमेटिक बताई जा रही है। दोनों के ही परिवार वालों की टेस्टिंग की जाएगी, परिवार में शामिल बच्चों की कोविड टेस्टिंग नहीं होगी, लेकिन होम क्वारंटीन में इन्हें रखा जाएगा और 7वें दिन इनकी टेस्टिंग होगी। दोबारा से आरटीपीसीआर इनका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। साथ ही साथ दोनों के ही कांटेक्ट में आने वाले कुल मिलाकर 15 लोगों की क्लोज कांटेक्ट की लिस्ट बनाई गई है, जिनकी टेस्टिंग की जा चुकी है बीएमसी द्वारा, लेकिन उनके रिजल्ट्स आना अभी भी बाकी हैं। हालांकि बीएमसी के ऑफिशियल्स ने बहुत ही क्लोजली कांटेक्ट किया सभी लोगों को जो इनके संपर्क में आए थे। साथ ही साथ दोनों के ही घरों को सील कर दिया गया है, दोनों को ही उनके घरों में होम क्वारंटीन रहने को कहा गया है। साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि एक सेपरेट रूम में होम क्वारंटीन ये दोनों जब रहेंगी तो उन्हें तभी भी सारे कोरोना की गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा, किसी के भी संपर्क में नहीं आना होगा। बीएमसी द्वारा बाकी पेशेंट्स की तरह ही इन्हें भी रोजाना कॉल जाएंगे इनका हेल्थ स्टेटस चेक करने के लिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि दोनों को ही 7वें दिन पर अपना आरटीपीसीआर खुद करवाना होगा या बीएमसी को कंसल्ट करना होगा। इस दरमियान अगर उनके अंदर किसी भी तरीके के सिम्टम्स क्रिएट होते हैं तो उसकी जानकारी भी बीएमसी लेकर होम क्वारंटीन या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन की प्रक्रिया को आगे शुरू करेगी। जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो करीना कपूर और अमृता अरोड़ा कोविड पॉजिटिव पाई गई हैं और बीएमसी अब उनकी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग कर रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक बार फिर कहा है कि भारत में कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज की फिलहाल जरूरत नहीं है। आईसीएमआर में एपिडेमोलॉजी और कम्युनिकेबल डिजीज डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर समीरन पांडा ने कहा कि फिलहाल देश में 18 साल से ऊपर की उम्र वाली 80% आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज का लक्ष्य हासिल करना ज्यादा जरूरी है। भारत में कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज देने की जरूरत पर फिलहाल कोई स्टडी नहीं हुई है।
पांडा ने कहा कि वैक्सीन न सिर्फ हमें कोविड-19 से बचाती है बल्कि उसके असर को भी कम करती है, यानी वैक्सीन लगाने से संक्रमित होने का खतरा कम हो जाता है। आईसीएमआर के आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 140 करोड़ डोज से ज्यादा मुफ्त वैक्सीन राज्यों को उपलब्ध कराई जा चुकी है। अगले फेज के वैक्सीनेशन के लिए भी 75% वैक्सीन भी सरकार की ओर से तैयार कराई जा रही है, जो लोगों को मुफ्त में ही दी जाएगी। कोविड के दौरान देश की 88% से ज्यादा एमएसएमई कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ा है। फिर भी 91% एमएसएमई इस दौरान काम करते रहे और इस दौरान 46% से ज्यादा ने अपने कर्मचारियों को पूरी सैलरी दी है। केंद्र सरकार ने इस सिलसिले में एक सर्वे कराया था, जिसके आंकड़े आज लोकसभा में पेश किए गए। इस सर्वे की और क्या खास बातें रही हैं, जानने के लिए चलते हैं ईटी नाउ स्वदेश के संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी के पास। प्रकाश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस खबर से जुड़ी हुई? देखिए, आज सरकार से लोकसभा में इस बात की जानकारी मांगी गई कि कोविड-19 के दौरान जो लॉकडाउन की स्थिति बनी थी, उसका जो असर है वो खास करके एमएसएमई सेक्टर की जो कंपनियां हैं उस पर किस तरह का हुआ। सरकार ने जो जवाब दिया है उस पर कई अहम बातें निकल कर आई हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने अपनी जानकारी में ये कहा है कि सरकार ने इस इम्पैक्ट को समझने के लिए 2 तरह की स्टडी करवाई। पहला एनएसआईसी के जरिए और दूसरा केवीआईसी के जरिए। एनएसआईसी की जो स्टडी है वो कहती है कि करीब 91% जो कंपनियां थी एमएसएमई सेक्टर की, कोविड-19 के इम्पैक्ट के बावजूद, लॉकडाउन के बावजूद वो फंक्शनल रही। करीब 55% जो कंपनियां थी उनको लिक्विडिटी की दिक्कत हालांकि जरूर हुई। करीब 17% जो कंपनियां थी एमएसएमई सेक्टर की, उनको फ्रेश ऑर्डर्स नहीं मिले। 9% के पास जो है वो लेबर की दिक्कत थी। 12% कंपनियों के पास लॉजिस्टिक की और करीब 8% कंपनियों के पास रॉ मटेरियल की दिक्कत उस दौरान देखी गई। केवीआईसी की जो स्टडी है वो ये कहती है कि 88% जो कंपनियां थी एमएसएमई सेक्टर की, उसके ऊपर कोविड-19 का काफी नकारात्मक असर हुआ। कंपनियां बुरी तरीके से प्रभावित हुई। हालांकि 12% कंपनियां ऐसी भी रही जो कि कोविड-19 के दौरान, उस लॉकडाउन के दौरान उनको इसका फायदा हुआ, क्योंकि वो एसेंशियल सेक्टर में आ रही थी या मेडिकल क्षेत्र की कंपनियां थी। एक इंपॉर्टेंट जानकारी ये भी दी गई है कि कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान करीब 46.6% कंपनियां जो एमएसएमई सेक्टर के अंदर आ रही थी, उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को पूरी सैलरी दी इस दौरान। करीब 42% के आसपास जो कंपनियां थी उन्होंने सैलरी में कटौती की और करीब 11% के आसपास जो कंपनियां थी वो इस स्थिति में नहीं थी कि वो अपने एम्प्लॉइज को सैलरी दे पाए। तो ये जानकारी जो है सरकार ने दी है। शुक्रिया प्रकाश इस पूरी जानकारी के लिए। और अब हवाई यात्रा होगी और भी सरल और सुरक्षित, जिसके लिए दिल्ली एयरपोर्ट ऑपरेटर डायल ने दिल्ली हवाई अड्डे के तीनों टर्मिनलों पर ई बोर्डिंग गेट की सुविधा शुरू कर दी है। इससे दिल्ली एयरपोर्ट पर अब ई बोर्डिंग गेट के जरिए फ्लाइट लेना आसान होगा। पूरी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। समीर, क्या जानकारी है, किस तरह से अब एयरपोर्ट पर जो बोर्डिंग की सुविधा है उसको और बेहतर किया जा रहा है? जी बिल्कुल, हवाई यात्रियों के लिए ये अहम खबर है। दिल्ली एयरपोर्ट, जो कि देश में एक बड़ा एयरपोर्ट है जहां से रोजाना हजारों लाखों की संख्या में हवाई मुसाफिर यात्रा करते हैं, तो दिल्ली एयरपोर्ट ने टर्मिनल 3 और टर्मिनल 2 पर ई बोर्डिंग गेट की सुविधा ये लागू कर दी है। 100% इसको लागू कर दिया गया है। लेकिन ये ई बोर्डिंग गेट है क्या? दरअसल अगर आपके पास जो बोर्डिंग पास होता है या जो आपका ई टिकट होता है, उसमें एक क्यूआर कोड दिया गया होता है और ये क्यूआर कोड आप जब भी एयरपोर्ट में दाखिल होंगे तो वहां पर अभी तक क्या होता है कि आपको अपना टिकट दिखाना होता है, उसके साथ में अपना वैलिड आईडी कार्ड दिखाना होता है, मसलन कोई ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट वगैरह। लेकिन अब आपके बोर्डिंग कार्ड पर मौजूद क्यूआर कोड को जब आप गेट पे स्कैन करेंगे तो गेट आपकी पूरी आइडेंटिफिकेशन, पूरा डिटेलिंग लेने के बाद में वो गेट स्वतः खुल जाएगा। तो वो जो वहां पर अब तक फिजिकल चेकिंग में जो समय लगता था उसमें भारी बचत होगी और इस तकनीक के जरिए आप बिना किसी फिजिकल वेरिफिकेशन के आराम से एयरपोर्ट में दाखिल होने के बाद अपनी फ्लाइट तक पहुंच सकते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट ऑपरेटर डायल के मुताबिक इस ई बोर्डिंग गेट के जरिए यात्रियों को जो लंबी कतार में अब तक लगना पड़ता था वो नहीं लगना पड़ेगा। तकरीबन 50% समय की बचत होगी। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से भी ये काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस तकनीक के जरिए आपकी सारी फ्लाइंग डिटेल्स एयरलाइन बैकअप ऑफिस से वेरीफाई हो जाएगी। तो आपको अब तक जो ज्यादा फिजिकल वेरिफिकेशन से गुजरना पड़ता था, जो सिक्योरिटी पोस्ट पर आपको अपना टिकट दिखा करके, आइडेंटिटी प्रूफ दिखा करके उसमें समय लगता था, तो उससे काफी हद तक बचत हो पाएगी।
टर्मिनल 1 पर ई बोर्डिंग गेट को अभी लागू किया जा रहा है, लेकिन पूरी तरीके से लागू नहीं पाया, जिसको जल्द ही दिल्ली एयरपोर्ट ऑपरेटर के मुताबिक लागू कर दिया जाएगा। लेकिन ई बोर्डिंग गेट को फ्लाइंग एक्सपीरियंस के नजरिए से एक बड़ा बेंचमार्क माना जा रहा है, जिसको जल्द ही देश के अन्य एयरपोर्ट पर भी पूरी तरीके से लागू किया जाएगा। बहुत शुक्रिया समीर इस पूरी जानकारी के लिए। बाजार की शुरुआती तेजी आज टिक नहीं पाई। निफ्टी 143 अंक तो सेंसेक्स में 500 अंकों से ज्यादा की बिकवाली देखने को मिली। लेकिन कैसा रहा दिन भर कारोबार और किन शेयरों और सेक्टर में दिखा सबसे ज्यादा एक्शन, बताने के लिए हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रही हैं। पूजा, आज मार्केट में किस तरह का उतार चढ़ाव देखने को मिला है? आज चौतरफा बिकवाली थी बाजार में। हफ्ते के पहले दिन ही निफ्टी में ऊपरी स्तर से 250 अंकों की गिरावट दर्ज हुई। बैंक निफ्टी में करीब 600 अंक गिरा बैंक निफ्टी ऊपरी स्तरों से, और आईटी छोड़ सभी सेक्टरल इंडेक्स में आज गिरावट के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। और सबसे ज्यादा जो दबाव था वो रियल्टी और सरकारी बैंकों ने बाजार पर ज्यादा दबाव बनाया। निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों पर नजर डालें तो आज एक्सिस बैंक ऊपर था। इसके अलावा टेक महिंद्रा, एसबीआई लाइफ, विप्रो और मारुति सुजुकी यहाँ पर कमजोरी देखने को मिली। वहीं चढ़ने वाले शेयरों में बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, ये दोनों आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे थे। उसके बाद रिलायंस ने दबाव बनाने का काम किया, और टाटा कंज्यूमर और एम&एम भी आज कमजोरी के साथ ही ट्रेड कर रहे थे। आज बड़े आईटी स्टॉक्स का तो हमने नाम लिया, वहां तो अच्छी तेजी थी ही, लेकिन इसमें मिड कैप आईटी में भी स्पेस से भी कुछ गेनर्स नजर आए। इसमें एनआईआईटी, एचसीएल इन्फो, एम्फेसिस, कोफोर्ज, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर कि अच्छी मजबूती देखी गई। रियल्टी शेयरों में भी आज बाजार में कमजोरी बनाई, जिसमें कि शोभा, प्रेस्टीज, इसके अलावा ओवरऑल रियल्टी और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, यहाँ पर आज दबाव देखने को मिला। पीएसयू बैंकिंग स्पेस में भी आज कमजोरी थी, जिसमें कि कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, आईओबी और एसबीआई ये आज दबाव बनाने का काम कर रहे थे। तो ओवरऑल अगर बात करें तो बाजार में सभी सेक्टरल इंडेक्स कमजोर थे, एक आईटी को छोड़ के बाकी सभी में गिरावट देखी गई, और बाजार बंद होते होते ऊपरी स्तरों से भी यहाँ पर गिरावट नजर आई। बहुत शुक्रिया पूजा इस पूरी जानकारी के लिए। ईटी नाउ स्वदेश की एक्सक्लूसिव खबर पर मुहर लग गई है। श्रीराम ग्रुप की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज कंपनी की रीस्ट्रक्चरिंग का ऐलान किया गया। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के वीसी और एमडी उमेश रेवणकर ने बताया कि आने वाले दिनों में श्रीराम सिटी यूनियन और श्रीराम ट्रांसपोर्ट का विलय किया जाएगा। मर्जर के बाद कंपनी का नाम श्रीराम फाइनेंस होगा। वाईएस चक्रवर्ती कंपनी के एमडी और सीईओ होंगे, जबकि उमेश रेवणकर वाइस चेयरमैन होंगे। इस खबर को सबसे पहले आप तक पहुंचाने वाले ईटी नाउ स्वदेश के सीनियर एडिटर अजय शर्मा और डिटेल्स लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या कुछ अपडेट मिल रही है श्रीराम ग्रुप की रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर? श्रीराम ग्रुप का बड़ा डीमर्जर आज अनाउंस हुआ, जैसा कि हमने आपको सुबह पहले ही बताया था कि आज और ये फाइनली ईटी नाउ स्वदेश की खबर पे मोहर लगी। मैनेजमेंट ने बताया कि ये देश की सबसे बड़ी रिटेल एनबीएफसी बन जाएगी, कंबाइंड एंटिटी। करीब 10% का लोन ग्रोथ टारगेट कर रही है कंबाइंड एंटिटी अक्रॉस सेगमेंट्स ब्लेंडेड बेसिस पे, और 10% का बूस्ट प्रॉफिटेबिलिटी में मिलेगा प्योरली सिनर्जीज की वजह से। करीब 1.5 लाख करोड़ का एयूएम होगा, 50,000 कर्मचारी इसमें काम करेंगे, और ये 1 साल के समय में ये ग्रुप की रीस्ट्रक्चरिंग पूरी होगी। बहुत सारे इन्वेस्टर्स काफ़ी टाइम से ग्रुप के मैनेजमेंट से ये कह रहे थे कि ये आपका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई होना चाहिए। फाइनली ग्रुप ने आगे बढ़े और उन्हें इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई कर दिया। श्रीराम कैपिटल के 100 शेयर के बदले 9.78 करोड़ शेयर मिलेंगे नई एंटिटी में, और 100 to 155 का रेशो है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस और श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस का। इसीलिए आपने स्टॉक्स में भी काफ़ी वॉलेटिलिटी आज देखी। यही नहीं, कंपनी के मैनेजमेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया कि वो एक सुपर ऐप बना रहे हैं और टेक्नोलॉजी लेड प्लेटफॉर्म बनाएंगे यहाँ से ग्रोथ करने का। काफ़ी क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अभी कोई बैंकिंग रिलेटेड प्लान नहीं है, लेकिन आगे चल के रूल आउट कुछ नहीं किया उन्होंने। हालांकि ये भी बताया कि उनका कैपिटल स्ट्रक्चर काफ़ी एडिक्वेट है, तो फ्रेश कैपिटल रेजिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये काफ़ी बड़ा ट्रांजैक्शन आज अनाउंस हुआ, और यहाँ से कंपेरेटिव लैंडस्केप बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि बड़ी एक एनबीएफसी कंबाइंड एंटिटी बन गई है, और यहाँ से दूसरी एंटिटीज़ किस तरह से रिएक्ट करती हैं, और मैनेजमेंट से हम टॉप कमेंट्री आपसे जल्दी लाएंगे। ये आज की बड़ी खबर थी।
बहुत शुक्रिया अजय इस पूरी जानकारी के लिए। गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। उबर, ओला, स्विगी और जोमेटो जैसी फूड डिलीवरी ऐप और कैब एग्रीगेटर्स से जुड़े फेडरेशन और कुछ वर्कर्स ने सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की थी। और ज्यादा डिटेल्स लेकर जुड़ गए हैं संवाददाता अभिमन्यु शर्मा। अभिमन्यु, सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या कुछ कहा गया है और इसके आने वाले दिनों में इस पर क्या कुछ हो सकता है? गिग वर्कर्स द्वारा दाखिल की गई याचिका में फूड डिलीवरी एप्स और कैब एग्रीगेटर्स द्वारा सोशल सिक्योरिटी यानी कि सामाजिक सुरक्षा की मांग की गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट इस केस पर अब जनवरी 2022 में सुनवाई करेगा, जिसमें यह याचिका इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स और 2 अन्य गिग वर्कर्स द्वारा दाखिल की गई है। याचिका में ऐप बेस्ड ड्राइवर्स यानी कि ओला उबर में काम कर रहे ड्राइवर्स के लिए 1175 रुपए प्रतिदिन का कैश ट्रांसफर मांगा गया है और यह मांग भी रखी गई है कि सारे ऐप बेस्ड वर्कर्स को अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स की तरह ट्रीट किया जाए। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल वेलफेयर सिक्योरिटी एक्ट के तहत PIL में यह कहा गया है कि उबर, ओला, स्विगी और जोमेटो वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट्स बना रहे हैं, जिसके तहत गिग वर्कर्स को काफी हानि का सामना करना पड़ रहा है और याचिकाकर्ताओं ने हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन, डिसेबिलिटी अलाउंस और मैटरनिटी बेनिफिट्स की मांग की है। याचिका ने यूके के एक कोर्ट ऑर्डर का भी हवाला दिया है, जिसके तहत उबर के ड्राइवर्स को वर्कर क्लासिफाई किया गया था और यह फरमाया है कि कई एप्स और बड़ी कंपनियां पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट्स को अपने फेवर में बनाते हैं, जिससे लगातार ऐप बेस्ड वर्कर्स को नुकसान देखना पड़ता है। बहुत शुक्रिया अभिमन्यु इस पूरी जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे हैं। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के नए कॉरिडोर का उन्होंने आज सवेरे उद्घाटन किया है। काशी विश्वनाथ के दर्शन के बाद उन्होंने कॉरिडोर निर्माण में शामिल मजदूरों को सम्मानित भी किया। रेनोवेशन के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर का एक नया रूप लोगों के सामने आया है। देखिए एक रिपोर्ट। सदियों पुरानी विरासत समेटे वाराणसी में काशी विश्वनाथ का भव्य और दिव्य स्वरूप आज लोगों के सामने आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वनाथ कॉरिडोर धाम का लोकार्पण कर दिया है। वाराणसी पहुंचकर सबसे पहले पीएम मोदी काल भैरव मंदिर पहुंचे और वहां पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने ललिता घाट पर डुबकी लगाई और वहां से जल लेकर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया। साथ ही पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने वाले लोगों पर पुष्प वर्षा की और उन्हें अनोखे अंदाज में धन्यवाद कहा। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि यह भव्य धाम भक्तों को अतीत के गौरव का एहसास कराएगा। आज तो इस चीर चैतन्य काशी की चेतना में एक अलग ही स्पंदन है। आज आदि काशी की अलौकिकता में एक अलग ही आभा है। आज शाश्वत बनारस के संकल्पों में एक अलग ही सामर्थ्य दिख रहा है। हमने शास्त्रों में सुना है, जब भी कोई पुण्य अवसर होता है तो सारे तीर्थ, सारी देवीय शक्तियां बनारस में बाबा के पास उपस्थित हो जाती है। ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कई खूबियों को समेटे हुए है। कॉरिडोर 2 भागों में बांटा गया है। मंदिर के मुख्य परिसर को बनाने में लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। कॉरिडोर में 4 बड़े बड़े गेट हैं। कॉरिडोर में संगमरमर के 22 शिलालेख लगाए गए हैं। कॉरिडोर के एंट्री गेट पारंपरिक शिल्प कौशल का उपयोग कर बनाए गए हैं। इस मंदिर को स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के इतिहास पर नजर डालें तो 241 साल में काशी विश्वनाथ मंदिर का तीसरी बार पुनर्निर्माण किया गया है। मंदिर को मुगलों ने कई बार गिराने की कोशिश की थी। सबसे पहले साल 1780 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर रेनोवेट कराया था। साल 1853 में महाराजा रंजीत सिंह ने मंदिर का रेनोवेशन करवाया था। साल 2019 में परियोजना के तहत मंदिर में भव्य कॉरिडोर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी माना जाता है। करीब 900 करोड़ रुपए की लागत से बने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट का शिलान्यास पीएम मोदी ने 8 मार्च 2019 में किया था। करीब 32 महीने में बाबा के पूरे परिसर का कायाकल्प हो गया। ET नाउ स्वदेश।
और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा तट पर हैं। यहां पर गंगा आरती अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाली है और शुरू हो चुकी है गंगा आरती। ये तस्वीरें काशी के दशाश्वमेध घाट की हैं। गंगा आरती पर बेहद भव्य और दिव्य नजारा होता है। You can see on your screens the priests in charge of performing the aarti in their traditional attire, dhoti, kurta. गंगा आरती की तस्वीरें सीधे आपको हम दिखा रहे हैं 18 नाउ स्वदेश पर। वाराणसी का कायाकल्प हो चुका है। 2014 में प्रधानमंत्री यहां से सांसद बने और उसके बाद से वाराणसी का पूरी तरह से पुनर्निर्माण हुआ है। न सिर्फ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बल्कि पूरे शहर की छटा बदल चुकी है। काशी के घाटों को बिल्कुल नए सिरे से सजाया गया है, संवारा गया है। शहर का भी रूप पूरी तरह से बदल चुका है और ये दिव्य तस्वीरें आप देख रहे हैं दशाश्वमेध घाट से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर गंगा आरती में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। अब से थोड़ी देर में गंगा आरती शुरू हो जाएगी और ये क्रूज जो कि गंगा नदी पर अब देखने को मिलती है। काशी जो कि पूरी दुनिया के सबसे प्राचीन नगरियों में से एक है, अब यहां पर आधुनिकता और पुरातन संस्कृति का समावेश देखने को मिलता है। यहां पर मल्लाह नाव खेते नजर आते हैं तो यहां पर क्रूज भी दिखते हैं। लोगों के लिए एक बड़ा आकर्षण का केंद्र बना है काशी। विकास की गंगा बहाई जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसद बनने के बाद न सिर्फ वाराणसी बल्कि पूरे पूर्वांचल का कायाकल्प हुआ है। सनातन धर्म में काशी का बहुत ही अहम स्थान है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवा वस्त्र धारण करके गंगा में डुबकी लगाई, पूजा अर्चना की और ये देख सकते हैं जगमगाती हुई काशी की तस्वीरें दशाश्वमेध घाट की, जहां पहले कभी गंदगी का अंबार लगा रहता था, अब चमचमाते घाट नजर आते हैं। गंगा घाट से लेकर भगवान विश्वनाथ के दर्शन के लिए सीधे पहुंच सकेंगे श्रद्धालु और इसीलिए गंगा घाट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया है। स्वदेश खबर में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए 18 नाउ स्वदेश के साथ।